हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी में। और यहाँ हम बात करते हैं इतिहास की। पिछली वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे और सिंधु घाटी सभ्यता का एक ओवरव्यू हमने एक प्रकार से पिछली वीडियो में जान लिया था। तो यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पिछली वीडियो में जो देखा था, मैं एक बार आपको उसका ओवरव्यू फिर से दे देता हूं कि भाई कहाँ क्या सिंधु घाटी सभ्यता है, ये हमने देख लिया था। और सिंधु घाटी सभ्यता में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों उसको क्या है सबसे ज्यादा विकसित नगरीय सभ्यता दुनिया की कह दिया जाता है। हमने देख लिया था कि ये वाला जो इलाका है ये सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका हुआ करता था उस समय का। कब की हमने टाइमिंग लिखी थी इसकी? 2350 बीसी से, मतलब ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, मतलब आज से लगभग 4500 साल पहले ये सभ्यता हुई करती थी। और इसको विश्व की बोला जाता है विकसित नगरीय सभ्यता। क्या बोला जाता है? विकसित नगरीय सभ्यता। अब भैया ये नगरीय सभ्यता है, क्यों है, क्या है, कैसा है, उस पर हमने चर्चा पिछली क्लास में करा था या पिछले वीडियो में कर लिया था। मैंने आपको बताया था इस सिंधु घाटी के अलावा भी एक तो यहाँ सुमेरियन सभ्यता जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है वो हुआ करती थी, एक नील नदी की सभ्यता मिस्र के आसपास हुआ करती थी, और एक चाइना में हो रही थी हुआंगो नदी की सभ्यता। तो हमारा कनेक्शन जो था वो सुमेरियन या मेसोपोटामियन सभ्यता से हुआ करता था। क्या था, कैसा था, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। लेकिन ये सबसे ज्यादा विकसित नगरीय सभ्यता हो गई। और हम बात कर रहे हैं आज से 4500 साल पहले की। भाई हम नगरों में रह रहे हैं, गांव में भी रह रहे हैं हालांकि, लेकिन हमारे नगर और गांव आज के समय में विकसित हैं और सभ्य तो हम खुद को मानते ही हैं। मानते कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते। तो ये जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया आज जैसी व्यवस्था आज से 4500 साल पहले हुआ करती थी। यहाँ के लोग आज जैसे हुआ करते थे। अब भैया क्यों मान लें हम, और कैसे मान लें ये बताओ? है कि कोई कुछ भी कह देगा और हम मान लें, ये बात है क्या? नहीं, मानना तो पड़ेगा क्योंकि इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहासकारों ने खोजबीन करके कहीं ना कहीं पूरे के पूरे साक्ष्यों को मिला जुला के तभी तो उनने कोई निर्णय निकाला। और वही निर्णय है क्या कि ये विकसित नगरीय सभ्यता हुआ करती थी। अब कैसे हुआ करती थी तो मैं आपको कुछ थोड़े से एक दो एग्जाम्पल दे देता हूं, उदाहरण दे देता हूं। क्या होता है भाई साहब कि मान लो भगवान ना करे कि आज हम टै बोल जाए। टै बोलने का मतलब है कि आज हम निकल लें, पृथ्वी पे कोई प्रलय आ जाए और हम सब एक साथ निकल लें। मतलब मैं पढ़ाते पढ़ाते आपके साथ जा रहा हूं, है ना, तो हम सब निकल लिए। अब पृथ्वी हमारी वस्ट हो चुकी, पृथ्वी हमारा प्रलय आ गया, पृथ्वी खत्म हो गई। लेकिन आज से 1000-5000 साल बाद जब वो एलियन आएंगे बड़ी दूर से, और बड़ी दूर से आएंगे, और हो सकता है कि यहाँ कहीं हमारे घर के आसपास, मतलब ऊपर थोड़ा सा बचा हो जगह प्लेन उतारने को, उनको स्पेस शटल उतारने को, उन्हें उतारी, उतर के नीचे आएंगे तो देखेंगे कि वाह, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भैया उन्हें हिंदी अंग्रेजी आती होगी तो क्या है वो पढ़ लेंगे कि भैया इधर कुछ ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, विकसित नगरीय सभ्यता लिखा हुआ है ना, मतलब हिस्ट्री चल रही थी और ये खुद रेस्ट एंड हिस्ट्री हो गए। ठीक है ऐसा। अब मान लो उन्हें सभ्यता का कोई लैंग्वेज आती ही ना, वो हिंदी अंग्रेजी कुछ नहीं आती हो, फिर क्या करेंगे? फिर वो अनुमान लगाएंगे। अनुमान कैसा लगाएंगे? वो देखेंगे कि भैया इतनी बड़ी स्क्रीन होती थी, ये कैमरा चल रहा है, मतलब ये मिनीप्लेक्स हुआ करता होगा। हाँ, लोग कहेंगे सही कह रहे हो। फिर जाएंगे, घूम फिर के आएंगे, कहीं हमारे शहर में बड़ा सा मॉल है और उस मॉल में जाएंगे। मॉल मतलब मॉल है ना, मॉल नहीं चलेगा ना। मॉल गए और मॉल में देखो कि यार इतनी बड़ी बिल्डिंग, वाह यार, ये सारे लोग इकट्ठे होके इधर ही बातें करते होंगे, कोई फैसला लेना होगा, सो इतनी बड़ी बिल्डिंग। हाँ, और गए तो तालाब वालाब पड़ गया, झील पड़ गई कोई बड़ी सी, तो भैया कहेंगे कि ये सब लोग नहाते यही होंगे, पानी की व्यवस्था यही होती होगी, है ना। यही करेंगे ना, अनुमान लगाएंगे। तो हमने भी भैया अनुमान ही लगाया, क्योंकि उस समय की जो लिपि है वो कैसी है? वो लिपि कहलाती पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का मतलब होता है, अभी हम दिखाएंगे आपको, जिसमें जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है उसमें पिक्चर्स हैं, पिक्चर के माध्यम से ये लिखा कर देते। अब वो पिक्चर हम समझ तो पाए नहीं अभी तक, मतलब लगभग 200-250 उनके वर्ड्स हैं। वर्ड्स जैसे हमारे अल्फाबेट्स है ना, ABCD या A, है ना, सो वैसे ही उसके इतने सारे पिक्चर्स हैं कि हम उनको सबको समझ नहीं पाए हैं और अभी तक हम उसको पढ़ नहीं पाए। जो सबसे पहली मुद्रा मिली थी भैया, कब मिली थी? 1875 में। किसको मिल गई थी? अलेक्जेंडर महोदय को, अलेक्जेंडर कर्निंघम उनको कहा जाता है। सो वो भी नहीं पढ़ पाए थे, इसी चक्कर में तो ये सभ्यता का खोज हो गया था। मतलब वो थोड़ी सी उसमें कहीं ना कहीं डेस्परेशन और ये एक प्रकार से थोड़ी सी आ गई थी लेवल की, भैया यार ये है क्या, ये तो जानना पड़ेगा और सारी चीज। तो इसके कारण कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, सभ्यता की खोज हो जाती है। तो भाई ये सारी चीजें अब उधर भी मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो हमें 1500 साइट्स मिली हुई हैं यहाँ की, कितनी 1500 से ज्यादा साइट अभी तक हम खोज चुके हैं। तो उन साइट्स में जो हमें
बहुत सारे उत्खनन से प्राप्त चीजें हुई हैं। उत्खनन, उत्खनन समझते हैं ना कि भैया हमने खुदाई करके बहुत सारी चीजें निकाली हैं। तो उसमें जैसे हमें मृत भांड मिले, मृत भांड मतलब बर्तन भाड़े होता है, बर्तन भाड़े मिट्टी के बर्तन और जो पॉटरी वगैरह उसको बोलते हैं मृत भांड। इसके अलावा कुछ हमें मोहरें भी मिली हुई हैं। मोहरों के अलावा अलग अलग खिलौने, आभूषण और ये सारी चीजें, या फिर नगरों की हमें सारी की सारी घर बनावट ये मिली हुई है। तो ये सारे जो उत्खनन हैं इतने सारे, इनसे जो पुरातत्वविद हैं, इतिहासकार हैं, वो क्या है, कोई निर्णय निकालते हैं, और वही निर्णय जो है उसके कारण इसको बोल दिया जाता है दुनिया की सबसे ज्यादा विकसित नगरीय सभ्यता। ठीक है। सो हमें जो देखना था वो ये देखना था कि भैया इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसे हुआ करती थी, समाज कैसी क्या हुआ करती थी, क्या चलता था। इसके अलावा राजनीतिक व्यवस्था हो गई, वहां पे राजनीति या प्रशासन का कैसे क्या काम होता होगा। इसके अलावा वहां की आर्थिक व्यवस्था को हमें समझना था। क्या समझना था? आर्थिक व्यवस्था को। और हमने कहा था कि भैया चूंकि हम महिलाओं पे आजकल बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण पे, सो महिलाओं की स्थिति पे भी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। और चर्चा करने के बाद हम देखेंगे कि ये बहुत सारी चीजों से, जो साक्ष्यों से हमें जानकारी प्राप्त हुई है, इन जानकारियों के बाद हम खुद मान लेंगे कि हाँ भैया बात तो सही कह रही है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी विकसित नगरीय सभ्यता हुआ करती थी। अब जब इतनी विकसित नगरीय सभ्यता आज के जैसे हुआ करती थी, तो भाई साहब ये मान लो कि खत्म क्यों हो गई, क्या कारण था खत्म होने का। सो हम यहाँ पे इनके पतन की भी बात करेंगे, इनके खात्मे की भी बात करेंगे कि क्या कैसा क्यों हुआ। ठीक है। समझ आई सारी चीजें? किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी भैया हो तो बता देना, है ना, हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम इस चीज को और अच्छे से एलैबोरेट करके आपको बता देंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे हम कहां से? हम स्टार्ट करेंगे सामाजिक व्यवस्था से। किसकी? सामाजिक व्यवस्था जो है कैसी क्या चल रही थी। किसकी सामाजिक व्यवस्था? सिंधु घाटी सभ्यता की। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था की अगर हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता की हम सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, समाज की। तो सबसे पहले काम करते हैं भाई साहब कि अपन, अब अपने पास टाइम मशीन तो है नहीं, या कोई इधर डोरेमोन तो चल नहीं रहा कि वो नोबिता आया होगा, डोरेमोन टाइम मशीन निकालो पीछे जाना है। तो अपने पास ऐसी कोई टाइम मशीन भी नहीं है कि हम पीछे चले जाएं 4500 साल पहले। क्या करेंगे अपन? देखते हैं, चलते हैं किसी एक नगर पे। तो भैया नगर की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये वो जो जगह है कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता की कोई भी एक नगर की अगर हम बात करें, चलो सबसे प्रमुख नगर जो है हड़प्पा में, तो ज्यादा कुछ हमें मिल नहीं पाया, ये हड़प्पा है ना। हड़प्पा रावी नदी के आसपास है, आप देख पा रहे होंगे ये रावी लिखा हुआ है ना। और इसके अलावा ये जो इधर आप देख पा रहे हैं मोहनजोदाड़ो दिख रहा है, ये सिंधु नदी, इंडस लिखा हुआ है, सिंधु नदी के आसपास। तो अपन एक काम करते हैं कि अपन मोहनजोदाड़ो चल देते हैं। मोहनजोदाड़ो की अगर हम बात करें तो भैया ये जो है ये मोहनजोदाड़ो है, ऐसा नगर हमें खुदाई में मिला है। क्या मिला है? ये टीला देख रहे हो ना, ये बहुत बड़ा टीला हुआ करता। ये जो है ऐसा एक नहीं, अगल बगल में और बहुत बड़ी टाउन प्लानिंग है, मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ा सा। ये देख पा रहे हो ना, ये टाउन प्लानिंग मैंने इधर देखी है। किसकी है ये मोहनजोदाड़ो की। अब भैया मोहनजोदाड़ो में बहुत सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएगी। जब हमने देखा तो ये देखो आप, ये नगर है इनका मोहनजोदाड़ो। अब नगर कैसा है इनका अगर हम बात करें यहाँ भाई साहब, तो ऐसा हम मान लेते हैं कि चलो ये एक नगर है, ठीक है। अब ये नगर जो है ये मोहनजोदाड़ो हमने ले लिया। मोहनजोदाड़ो में वो मूवी तो आपने देखी होगी, देखी कि नहीं देखी? हड़प्पा नहीं देखी? हाँ कैसे देखो, बनी नहीं है। कौन सी बनी है? मोहनजोदाड़ो मूवी बनी है, ऋतिक रोशन है उसमें, है ना। सो वो मोहनजोदाड़ो मूवी में आप जाओगे तो आप देखोगे कि भैया यहाँ पे क्या है, ये दो भागों में बटा है। क्या? मोहनजोदाड़ो एक अपेक्षाकृत निचला है, ये थोड़ा सा नीचे वाला पोर्शन है और ये थोड़ा सा ऊपर पोर्शन। अब आप लोगों ने देखा हो, अगर आप कहीं गए हो, आप गांव से बिलोंग करते हो या किसी शहर से बिलोंग करते हो, तो आपने आजकल सुना होगा कि यार वो एक कवर्ड कैंपस होता है। कवर्ड कैंपस मतलब जहां पे अच्छी पूरी कॉलोनी बनी होती है, जिसमें बढ़िया बंगलो बने होते हैं, डुप्लेक्सेस बने होते हैं या सिंगलेक्स भी होते हैं, कई बार मल्टीज भी होती हैं। सो भैया उनमें क्या होता है कि प्रॉपर व्यवस्थाएं होती है, 3-4 BHK बिल्कुल मॉडर्न अमेनिटीज के हाउसेज होते थे पूरे बकायदा, है ना। सो ऐसे ही 3-4 BHK उस समय चलता नहीं था, है ना, लेकिन वहां के जो घर हैं ऊपर वाले पोर्शन के, ये घर जो हैं ये ऐसे ही बने हैं व्यवस्थित तौर पे। सारे बड़े बड़े घर हैं, डबल मंजिला इमारत, 3 मंजिला इमारत, और पूरी बकायदा वहां पे सारी की सारी सुविधाएं हुआ करती थी। खुद घर में कुआं हुआ करता था और शौचालय की भी प्रॉपर। अच्छा, वहां पे सामुदायिक शौचालय भी हुआ करते थे, मतलब कंटिन्यूटी में एक से मिले हैं लाइन के साथ। लोग बग जाते थे पार्टी करने,
लोटा पार्टी बोलते हैं हम लोग क्या। तो भैया वो जाते थे और बैठ के पूरी चर्चाएं हैं। उस समय क्या होता था कि लोटा पार्टी का अपना अलग महत्व हुआ करता था। क्या महत्व हुआ करता था कि उस समय चाहे रिश्ते हों, चाहे लड़ाई झगड़े हो, चाहे कुछ, सारा सुलझापन कहाँ होता था, इन्हीं लोटा पार्टियों में चर्चा करते करते होता था। तो भैया सामुदायिक रूप से पूरी, और भैया वेस्टर्न प्रकार के होते थे, इंडियन नहीं होते थे, वेस्टर्न बाकायदा बैठे आराम से पूरी समस्या। ठीक है। सो भैया ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इनका, ये पूरा प्लान्ड पोर्शन बना हुआ है, जहां पे 3-4 BHK मतलब एक प्रकार से पूरे के पूरे ढंग से बसे हुए हमें घर मिले हुए हैं। 2 मंजिला, 1 मंजिला, इस टाइप से पक्के ईंटों के बने हुए ये मकान मिले हैं। और आपको मैं बता दूं कि जैसे कवर्ड कैंपस होते हैं या हमारे यहाँ की मॉडर्न आजकल कॉलोनीज होती हैं, सो कॉलोनीज में आपको आप देखोगे कि कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। मतलब क्या? अरे भैया यहाँ झुग्गी झोपड़ी नहीं थी, जो बने हैं पूरे के पूरे मकान बने हैं, एक से बने। और दूसरा, आप दूसरी नीचे वाले लेवल पे जाओगे तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे 1 BK हाउस, 1 BK मतलब झुग्गी झोपड़ी, सो झुग्गी झोपड़ी वाला माहौल मिलेगा। और इन झुग्गी झोपड़ी में आपने कभी देखा है कि कोई बहुत बड़ा बंगलो मिल जाए? होता है क्या? नहीं होता। यही चीज हुई है। अब भैया ये जो ऊपर वाला अपेक्षाकृत ऊपर है, ये है ना, ये पोर्शन थोड़ा सा ऊपर बना है और ये नीचे बना है। ठीक है। सो इसके कारण क्या है कि भाई ये ऊपर वाला जो पोर्शन है उठा हुआ, इस पोर्शन पे पूरा का पूरा बड़े बड़े घर और एक साथ सारे प्लान्ड मैनर में। इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? क्या अनुमान लगा सकते हैं कि भैया ये ऊंचे बड़े लोग रहते होंगे। ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि बड़े बड़े मकान, सारी चीजें प्रॉपर मैनर में बनी हुई चीजें, तो बड़े लोग होंगे। और नीचे वाले पोर्शन पे गरीब लोग रहते होंगे, झुग्गी झोपड़ी वाले, है ना। अब समस्या बस यही है कि झुग्गी झोपड़ी में कोई बड़ा मकान नहीं मिला है। बड़ा मकान मतलब समझ पा रहे हैं कि कोई अच्छा बना हुआ बंगलो टाइप का। और जो बड़े वाले मकान हैं उसमें कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं मिली है। इसका मतलब क्या है कि ऊंच नीच भी चलती होगी। चलती होगी ना, बिल्कुल चलती होगी भैया। ऊंचे वाले में अगर झुग्गी झोपड़ी मिलती तो हम सोचते कि ये साथ में रहते होंगे, लेकिन नहीं। एक तो पहले ही इनने अलग व्यवस्था बना के रखी है। अगर साथ में रहते तो 2 प्रकार से बांटने की जरूरत क्या थी। इस पैटर्न को कहते हैं ग्रिड पैटर्न। क्या कहते हैं? ग्रिड पैटर्न। ठीक है। ग्रिड पैटर्न का मतलब है कि ये 2 ग्रिडों में विभाजित है, 2 भागों में विभाजित है। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन मतलब दूसरा वाला जो पोर्शन है अच्छा वाला, वो थोड़ा सा उठा हुआ है जमीन से अलग से, और उस पे ये पूरी प्लानिंग करी हुई है इनने टाउन की। और नीचे वाला पोर्शन अपेक्षाकृत कमजोर वर्ग के लोगों का है। तो ऊंच नीच तो पहले ही दिख रही है, दिख रही कि नहीं दिख रही। तो समाज में ऊंच नीच यहां भी हुआ करती थी। यानी कि हम बात कर लें तो ऊंच नीच यहां तो चली रही है, ऊंच और नीच। ठीक है। यानी अमीर गरीब वाला माहौल यहां भी चल रहा होगा, बिल्कुल बात है ये। ठीक है। सो अमीर गरीब वाला माहौल यहां भी चल रहा था समाज में। ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? चलो भैया, अब इनके यहां तक अपन ने ऊपर से देख लिया है टॉप व्यू। तो अपन चलते हैं इनके घर में। अब भाई मान लो इनके घर में अपन गए हैं, सो इनका घर अपन ने देखा। इनका घर जो है बिल्कुल आज के जैसा, बिल्कुल हमारे मॉडर्न हाउसेस जैसा बिल्कुल घर बने, पक्की ईंटों से इनके घर बने। और वो ईंट ही तो है जिसने ये सभ्यता की क्या है, खोज करवा दी। सो वो ईंट आज से 4500 साल पुरानी और हमारी ईंट से पक्की है। आप कहोगे सर सीमेंटेड ईंट से ईंट बजा दें, तो नहीं भैया, सीमेंटेड नहीं, जो सिंपल ईंट है वो ईंट, और इनकी ईंट बहुत मजबूत है आज के समय में भी। दूसरी चीज क्या है, वो ईंट पक्की है। कुछ कच्ची ईंटों के घर भी मिले हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिले, बिल्कुल मिले हैं। इन घरों में अपन गए तो जो आज हम सीमेंट करते हैं ना, यहाँ सीमेंट नहीं मिला, लेकिन सीमेंट जैसा सब्सटेंस मिला हुआ जिससे इनके घर बने हुए हैं। ठीक है। इनने उस समय के लिए चूना पत्थर और बाकी की दाल आल और बहुत सारी चीजों को मिक्स करके बनाया हुआ इनका पूरा पोर्शन है, जो आज के सीमेंट से भी मजबूत है। तो भैया ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज क्या है कि भैया इनके नालियों की प्रॉपर व्यवस्था है। हम लोग भी नाली वगैरह बनाते हैं ना, और नाली बनाते घर के ऊपर से निकलती है, ऐसी निकलती है ना, निकलती है। कहाँ से निकलती है? नाली नीचे से निकलती है, घर से थोड़ी ऊपर से निकालोगे। तो नीचे से नाली निकली है, इनके यहाँ भी नीचे से ही नाली निकली हुई, प्रॉपर पैक। ठीक है। अच्छा, खिड़की दरवाजों की बात करें तो खिड़की दरवाजे इनके पीछे की ओर हुआ करते थे। चोर दरवाजा, आ रही समझ में? चोर दरवाजा वो नहीं होते कि पीछे से ऐसी कॉलोनी फिर खोल के आओ, मूवीज में देखा हो। चोर दरवाजा नहीं होता। अब हमारे घर में कोई आता है तो हम क्या करते हैं, गेट खटखटाते हैं, और खटखटाते हैं हम, मतलब हम नहीं, कोई दूसरा खटखटाता, हम तो खोलते हैं। कहाँ खोलते हो? बाहर की ओर खोलते हो ना। अरे हाँ, किसी ने खटखटाया बाहर, ऐसा कहाँ खोलते हो? अंदर की ओर ना। सो यही लिखा है, क्या लिखा है कि इनके गेट भी, खिड़की दरवाजे भी अंदर की ओर खुलते थे, पीछे की ओर। समझ पा रहे हो? लेकिन हाँ, एक जगह है लोथल। लोथल के सारे खिड़की दरवाजे बाहर की ओर ही खुल रहे हैं, बाहर की ओर मतलब सड़क की ओर। ठीक है। तो उनको पता रहता था सबको, उनके खटखटाया और पीछे हट गए क्योंकि बाहर खुलेगा गेट, है ना। सो खिड़की दरवाजे भी प्रॉपर हमारे जैसे, लोथल को छोड़ के
अंदर की ओर ही खोल रहे हैं, बाकी लोथल के बाहर की ओर खोल रहे हैं। और भैया इनके यहाँ प्रॉपर बाकायदा शौचालय की समुचित व्यवस्था है ना, और उसके अलावा कुएं वगैरह भी मिले हैं। तो प्रॉपर इनका वो होता था, डाइनिंग आइनिंग का है और गाड़ी पार्क करने की भी उत्तम व्यवस्था है। उस समय गाड़ी नहीं चलती थी, घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी और मतलब है ना, मतलब ज़्यादा लोड मत ले लेना, तुम क्या बोल रहे हो सर, लेकिन समझाने का ये तरीका है। चलिए ये तो हमने यहाँ देख लिया इनका घर है ना, जो बिल्कुल प्रॉपर व्यवस्थित है कि भैया एक तो पक्की ईंटों का बना मकान है और प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड है। इसके अलावा वॉशरूम वगैरह यहाँ पे पाए जा रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं, पानी की भी, पानी के लिए कुओं की व्यवस्था है, साथ ही साथ इनकी नालियां भी प्रॉपर मैनर में नीचे से निकली हैं, खिड़की दरवाजे भी बहुत बढ़िया। अब अपन गए तो और घूमे, सो अपन ने सड़कें देखी। अब सड़कें देखी इनके यहाँ की, सो सड़कें जा रही थी प्रॉपर मैनर में, ये इनकी सड़कें बनी हुई। अपने यहाँ भी सड़कें बनी होती है ना, होता है कि नहीं भाई, गली जो है हमेशा किसी बड़ी सड़क पे ही निकलती है, ऐसा हमेशा होता ही है। सो इनके यहाँ भी खिड़की दरवाजे के अलावा सड़कें प्रॉपर मैनर में बनी थी। और सड़कों में कैसे हैं, सड़कें एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, स्क्वायर पे। स्क्वायर समझते हैं ना, अरे सर्किल होता है आजकल तो है ना, सर्किल नहीं स्क्वायर ही होता है, ठीक है। सो चार सड़कें जब आपस में एक दूसरे को काटेंगी तो वो जो जगह है ये क्या कहलाएगा, ये जगह कहलाएगा चौराहा। क्या कहलाएगा, चौराहा। और चौराहा जो है ये 90 डिग्री में ही तो कटेगा ना। तो ऐसा बोलते हैं कि इनकी सड़कें समकोण पे काटती थी, मतलब प्रॉपर डेवलपमेंट था इनकी गली, जो मतलब सड़कें थी वो भी बिल्कुल व्यवस्थित तौर पे, जैसे आज हमारी गलियां होती है ना, चौराहे होते हैं ना, ये गलियां, ये चौबारे, यहाँ आना देख लेना जैसा भी है, ठीक है। सो भैया ये प्रॉपर इनका क्या है, सिटी प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं, जो इनका चल रहा था 90 की डिग्री पे, यानी समकोण पे इनकी सड़कें भी एक दूसरे को काट रही थी। ये सारी व्यवस्थाएं आज के समय में हम भी देखते हैं बहुत अच्छे से, हमारे गांव में, शहर में यही व्यवस्थाएं चलती कि नहीं चलती। तो भाई उस समय 4500 साल पहले इनकी समाज में ये व्यवस्था नगर की इनने रखी हुई थी। इसके अलावा समाज में ऊंच नीच थी, जो आज की कंडीशन में हम बात करें तो हमारे यहाँ भी पाई जाती है। खत्म हुई है क्या ऊंच नीच, कोशिश कर रही है सरकार, लेकिन भाई अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा समाज में हम बात करें तो महिलाओं की स्थिति में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे इस चीज पे थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन समाज फिलहाल यही चलेगी। अगर हम धार्मिक क्रियाकलापों की समाज में बात करें तो ये प्रकृति पूजक हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, प्रकृति पूजक, प्रकृति को पूजने वाले। अब प्रकृति के अंदर क्या क्या आ जाएंगे, पेड़ पौधे आ जाएंगे, ठीक है। पेड़ पौधों के अलावा मातृ देवी की बहुत ज्यादा मूर्तियां मिली हैं यहाँ पे। मातृ देवी मतलब उर्वरता की देवी है ना। सो मातृ देवी मृतमूर्तियां मतलब मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। और मातृ देवी के अलावा यहाँ पे कुछ जानवर, जीव जंतु जो हैं, जीव जंतु सब सो रहे होंगे और भूत प्रेत सब रो रहे होंगे। तो जीव जंतु जो है मतलब चाहे वो सांप हो या गाय वगैरह, तो जनरली ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन हाँ ये जीव जंतुओं की भी पूजा करते थे। पेड़ पौधे, जीव जंतुओं और प्रकृति की पूजा करते थे जनरली एक प्रकार से। इसके अलावा स्वास्तिक का नाम आपने सुना होगा, स्वास्तिक का नाम सुना है आपने, है ना। सो वो जो स्वास्तिक है ये तो मैंने, मुझे लगता है उल्टा बना दिया है ना। ये जो है स्वास्तिक भी पहली बार हमें कहाँ मिलता है, यहीं पे मिलता है। साक्ष्य मिले हैं इनकी मोहरों पे हमें स्वास्तिक, अभी हम मोहरों की भी चर्चा करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। सो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे समाज में आमतौर से चल रही है, ऊंच नीच चल रही है, ठीक है। धार्मिक भावनाएं हैं, लेकिन धार्मिकता यहाँ पे किसी देवी देवता के लिए नहीं है पर्टिकुलर। यहाँ पे किसकी बात चल रही है, यहाँ पे प्रकृति की बात चल रही है। अब आप लोग कहोगे कि नहीं सर, एक तो एक मोहर मिली है जिसको बोलते हैं शिव जी की मोहर, है ना। हम उस पर भी चर्चा करेंगे, मैं आपको दिखा भी दूंगा। अभी एक एक चीज पे हमें बहुत अच्छे से फोकस करना है। तो वो मिली है, मोहर भी मिली है। जैसे हम अगर देखें तो यहाँ आप देख पाओगे, ये तो सबसे पहले उत्खनन में प्राप्त कुछ चीजें हैं जिन पे हम चर्चा कर रहे हैं। ये मोहनजोदाड़ो का ही, ये आप देखो स्विमिंग पूल कहलाता है, मतलब इसको ग्रेट बाथ कहते हैं, स्नानागार कहते हैं, बृहद स्नानागार कहते हैं। जो आज के समय में हम स्विमिंग पूल बनाते हैं ना, ये वो संरचना है कि थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग इसकी कर दें, पानी भर के नहा सकते हो बाकायदा, है ना। लेकिन आप थोड़े और गौर करोगे तो यहाँ कहीं से यहाँ नदी निकल रही है ना। नदी, सिंधु नदी वाला जो पोर्शन है वो वहीं से निकल रहा है। तो आप कहोगे यार कि गांव में स्विमिंग पूल है आपका और नदी है, तो किस में नहाना पसंद करोगे, साफ पानी में कि गंदे पानी में? भाई ये तो भरा भराया पानी है ना। हाँ, अब आप कहोगे कि भरा रहता, नहीं भैया, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ निकालने की उत्तम व्यवस्था है, पूरा नालियों के माध्यम से पानी निकल भी जाता था। ऐसी बात नहीं है, ये कुओं से पानी लाया जाता था और इसको भरा जाता था। आसपास आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ वेदियां बनी हुई हैं, यज्ञ वेदियां, और आप देखोगे तो ये बंद हो गया, लेकिन ये यहाँ पे चेंजिंग रूम हुआ करते थे।
तो ये मोहनजोदड़ो की, ये मान के चलिए आप कि इसकी जो लंबाई मानी गई है वो लंबाई 12 मीटर के आसपास की लंबाई है। चौड़ाई की अगर हम बात करें तो चौड़ाई लगभग 7.5 मीटर की है, और गहराई इसकी अगर हम बात करें तो 2.5 मीटर के आसपास की गहराई है। तो आज के स्विमिंग पूल का प्रॉपर स्ट्रक्चर है। बृहद स्नानागार कहाँ मिला है, कहाँ मिला है? ये मिला है मोहनजोदाड़ो में, जो कैपिटल सिटी हुआ करती थी। देखो यार, एक चीज बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, बहुत अच्छे से। बहुत सारे बच्चे होते हैं या बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं ये चीजें याद नहीं होती कि कहाँ क्या मिला है, क्या है, पूछा भी यही जाता है। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई साहब आप चीजों को गौर करें। मैं अपना फॉर्मूला बताता हूं। मुझे जो आदत है वो ये है कि 100% हो ना हो, लेकिन 80% तो हो। 100% इतिहास में कुछ नहीं होता, क्योंकि जब खुद इतिहासकारों में मतभेद हो सकता है तो हम कौन से खेत की मूली हैं? है क्या? नहीं है। तो भैया 80% का हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। जैसे मान लो आपके नगर की, आपके शहर की कोई बहुत बड़ा शहर है, आपके स्टेट की, राज्य की हम बात करें, कैपिटल सिटी की ही बात कर लो। जैसे मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। अब मध्य प्रदेश में जो राजधानी है वो है भोपाल, ठीक है। सो भोपाल में क्या है कि भैया बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाएंगे ना, बड़े बड़े स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि राजधानी है, ज्यादा लोग रहते हैं, सारी चीजें। तो बड़ी चीजें कहाँ मिलेंगी? जैसे मॉल मिलेगा, है ना। सो यहाँ पे भी ये हम मोहनजोदाड़ो की बात कर रहे हैं। मोहनजोदाड़ो कैपिटल हुआ करती थी। सो कैपिटल में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिलेंगी, बिल्कुल सभागार यहीं पे मिले हैं, बड़ी चीज, ठीक है। अन्नागार मतलब वेयर हाउस की हम बात कर रहे हैं, जहां ये अन्न रखते थे अपना। सो वेयर हाउस भी कहाँ मिले तो और भी सिटीज में हैं, लेकिन बड़े कहाँ मिले? यहाँ मिले। अब ये बृहद स्नानागार, स्विमिंग पूल भी कहाँ मिला है? यही मिला है भाई। हमारे यहाँ भी झील है, झीलों की नगरी बोलते हैं भोपाल को, है ना। तो इतनी बड़ी झील है। वैसे ये बड़ी बड़ी चीजें कहाँ मिल रही है, कहाँ मिल रही है? अच्छा ये तो कम है, चलो एक डांसिंग डॉल भी मिली है। डांसिंग डॉल समझते हैं? नर्तकी की मूर्ति जो डांस कर रही है, मतलब ऐसी प्रॉपर डांस नहीं कर रही, लेकिन मुद्रा की बात है। और वो कांसे की बनी हुई है। किसकी? कांसे की। क्योंकि हमने चर्चा करी थी कि इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन। क्यों? क्योंकि कांसे की बहुत सारे हमें यहाँ पे उपकरण मिले हुए हैं खुदाई में। सो भैया नर्तकी की मूर्ति की अगर हम बात करें, ये प्रीस्ट किंग की मूर्ति, इस पे हम आएंगे 2 मिनट बाद, ठीक है। ये आप देखो, ये है नर्तकी की मूर्ति। ये भैया बड़ा बकायदा अपना पोज बना के खड़ी हुई है, ठीक है। सो ये पोज जो है ये कांसे की बनी हुई मूर्ति है। और ये कहाँ से मिली? मोहनजोदाड़ो से। तो मेरा ये कहना है कि बड़ी बड़ी चीजें कहाँ मिल रही? बड़ी जगह पे मिलेंगी। और बड़ी जगह क्या है? कैपिटल सिटी है। तो 80% में ये काम करता है। अब बिल्कुल कहोगे 20% का तो मैं उसकी गारंटी नहीं लेता, लेकिन 80% बड़ी बड़ी चीजें कहाँ मिलेंगी? बड़ी जगह पे। बड़ी जगह कौन सी है? कैपिटल सिटी कौन सी है? मोहनजोदाड़ो। चलिए इसकी भी बात कर ही लेते हैं। यहाँ पे सामाजिक रूप से हम थोड़ी सी इसको हम इकोनॉमिक में बात करते हैं, हालांकि इकोनॉमिक्स मतलब आर्थिक व्यवस्था में। लेकिन आप देख लीजिए, ये प्रीस्ट किंग की मूर्ति है। काय की है? पत्थर की बनी है, टेराकोट मतलब चूने के पत्थर की बनी है मूर्ति है। और ये आज के समय में आप देखोगे इतनी अच्छी लग रही है, शानदार, कि आज शिल्पकार लोग भी इसको ना बना पाए, है ना। देखो बकायदा बियर्ड है, आजकल बियर्ड का चलन चल रहा है ना। सो भैया ये महोदय इनके बियर्ड है, ये बकायदा ताज पहने हैं। और कपड़ा आप देखो कि लबादा लपेटे हुए। और लबादा में देखो भैया कारीगरी देखो आप पीछे कितने अच्छे से कारीगरी करी हुई। तो यहाँ हम 3-4 चीजों को निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या? सबसे पहले तो शिल्प कला इनकी बहुत अच्छी थी भाई। ये मूर्तियां तभी तो बन रही हैं। सो शिल्प कला में ये बहुत अच्छे थे। दूसरी चीज आप देखोगे तो अलग अलग प्रकार से इनके उद्योग धंधे भी चल रहे थे। जैसे वस्त्र उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग मतलब कढ़ाई बुनाई तो चल ही रही है सारी चीजें। ये देखो आप, ये आभूषण वगैरह भी पहने हुए हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ प्रॉपर वे में आप देख पा रहे हो। उस समय 4,500 साल पहले यार, है ना। सो ये सब चल रहा है। तो इसको विकसित नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आज के समय में यही चीजें चलती है। इतनी अच्छी कढ़ाई करके किसी ने मूर्ति बनाई है, तो मतलब चित्र बनाना बड़ी मुश्किल की बात है, मूर्ति तो बना लिया आपने, बहुत अच्छी बात। तो ये कहाँ से मिली हुई है? कहाँ से मिली हुई? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, कहाँ से मिली? मोहनजोदाड़ो, ठीक है। सो ये भी मूर्ति। अच्छा 1-2 मूर्तियां और भी मिली हुई हैं जिसका धड़ नहीं है, केवल शरीर है ना, मतलब धड़ है, सिर नहीं है एक्चुअली, ठीक है। सो अलग अलग प्रकार की, लेकिन ये इसको प्रीस्ट किंग की मूर्ति बोलते हैं। तो इस प्रकार के ये बड़े व्यक्ति रहे होंगे, है ना। पंडित जी टाइप के व्यक्ति लग रहे हैं, राजा जैसा लिबास इनका लग रहा है। तो अब यहाँ कंफ्यूजन है, इसलिए प्रीस्ट किंग बोलते हैं। किंग मतलब राजा और प्रीस्ट मतलब कौन? ये ब्राह्मण, है ना। पंडित जी टाइप के व्यक्ति विशेष ये आप देख पा रहे हो, ये दिख रहे हैं, ठीक है। कहाँ मिली है? ये भी सिंधु घाटी सभ्यता। तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें कहाँ मिलेगी? अच्छी जगह पे मिलेगी ना भाई। ये कोई दिक्कत परेशानी? चलो अब यहाँ पे एक मुद्रा की भी बात कर लेते हैं। चलो मुद्रा मिली है, ये देखो, ये वो मुद्रा है,
मुद्रा मतलब मुहर है, और ये मुहर को कई बार बहुत सारी चीजें, देखो ये जो आप देख रहे हो ऊपर, ये इनकी लिपि है, ये देख पा रहे हो, ये लिपि है, ये लिपि हमें नहीं समझ में आ रही। हाँ, ये मछली जरूर समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मछली को हम मछली लेंगे, ठीक है। ये यू अल्फाबेट है यहाँ पे, तो यू अल्फाबेट हमने पढ़ लिया, जो इंग्लिश वाला यू है हमारा। तो ऐसे हम सारी चीजें नहीं पढ़ पाए। अब ये चित्र बने हुए हैं और ये इनकी लैंग्वेज हुआ करती थी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं, जिसको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए, पूरा नहीं पढ़ पाए। जिस दिन पढ़ लेंगे ना, मजा आ जाएगा, ठीक है। ये देखो भाई साहब, इधर ये जानवर दिख रहा है, ये एक सींग वाला गैंडा दिख रहा होगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये यहाँ हाथी दिख रहा है, दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखो आप, यहाँ पे ये बाघ है ना? ये क्या है? ये बैल भैंस, जो भी आपको लगे वो वैसा। नीचे आप देख रहे होगे ये हिरण बना हुआ है ना? ये टूट गई है, ये मिली ओरिजिनल ऐसे ही है, लेकिन इसको कोशिश करा गया पूरा बनाने की, तो वो। और ये एक बीच में व्यक्ति बैठे हुए, बीच में व्यक्ति बैठे हुए योग की मुद्रा में बैठे। तो योग की मुद्रा में क्या बोलते हो? योगी बोलता है ना, सो इसको योगी की मुद्रा भी कहा जाता है। और या फिर देखो आप भैया, ये भैया आसपास, आसपास क्या है? ये पशु हैं, है ना? पशु हैं, अरे है कि नहीं पशु? बिल्कुल। तो पशु और उनको देख रेख करने वाले पति, तो इनको पशुपति की मोहर भी कहते हैं। समझ रहे हो ना? इसी को कहते हैं पशुपति की मोहर। और तीसरी चीज, ये देखो हेलमेट लगा है भाई, हम बाइक राइड करते हैं तो वो हेलमेट लगाते हैं। अब ये इधर पे देख लो, इतने खतरनाक जानवर हैं, तो इनके लिए व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तो ये नुकीली चीज है ना? और ये जनरली लोग किससे रिलेट करते हैं? त्रिशूल से। त्रिशूल कौन धार करता है? शिव जी। तो इसी को शिव जी की मोहर भी कहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि भैया क्या कैसा है। मेलुहा एक कॉन्सेप्ट है, मेलुहा, है ना? और एक बुक भी छपी है मेलुहा की, अमीश की, और उनने मेलुहा बताया है शिव जी को। तो ये बहुत सारे लोग, मेसोपोटामिया के लोग, इनको मेलुहा कहा करते थे, और अलग सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। ये मोहर भी कहाँ मिली है? बड़ी जगह पे, मोहनजोदाड़ो। कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी? भाई देखो, चीजें समझोगे ना इतिहास में, बहुत इंटरेस्टिंग है, और चीजें समझ में भी आती है। रटोगे कभी नहीं रट पाओगे, ठीक है। चलिए, सो ये मोहर भी कहाँ मिली है? कहाँ मिली है? मोहनजोदाड़ो में। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए एक और चीज दिखा देता हूँ। ये मोहरें अलग अलग प्रकार की और मिली। अब ये यहाँ आप देखो तो एक सींग वाले जानवर की मूर्तियां ज्यादा मिली। ये स्वास्तिक वाली भी सबसे पहले यही मिली हुई है, ठीक है। एक सींग वाले को थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। तो मानते हैं कि एक सींग, यूनिकॉर्न समझते हैं ना, वो एक सींग वाला, वो अब तो होता नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी। तो एक सींग वाला, यहाँ पे सांड हो, बैल हो, जो भी, उसको प्रमुख रूप से पशु को माना जाता था, उसकी पूजा की जाती होगी। अब कुछ तो प्रमुख होगा, तब तो इतनी ज्यादा जगह अंकित है मोहरों में। ये सारी चीज देख पा रहे हो, ठीक है। ये इनकी लिपियां हैं जो आपको मैंने बताई हैं कि अलग अलग इनने कुछ तो लिखा है जो हमें अभी समझ नहीं आ रही है। हमें अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, क्योंकि जब पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि लिखा क्या है, मतलब बताना क्या चाह रहे हैं, कि 500 रुपए का है, कि क्या है, कि किस व्यक्ति विशेष का नाम लिखा है, कि क्या लिखा है, हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, जिस दिन पढ़ लेंगे मजा आएगा, ठीक है। ये इसके अलावा इनकी और लिपियों वाली मैंने कुछ वीडियोस लगाए हुए हैं, ठीक है, फोटो। तो ये लिपि हैं जो हम नहीं पढ़ पाए। हम मतलब पुरातत्वविद, हम तो वैसे भी इंटरेस्टेड हैं, लेकिन हमें समझ में ही नहीं आएगा लिखा क्या है, ठीक है। लेकिन जो भी इतिहासकार पुरातत्वविद हैं वो लगे हुए हैं इसके लिए कि भाई हमें समझ में तो आए एटलीस्ट। तो बहुत सारी चीज़ें हमने डिकोड करी हुई हैं, लेकिन वो बहुत नहीं है ना। हमने आपको बताया कि ये जो वर्डिंग्स हैं इनकी लगभग 200 से 250 वर्डिंग्स मिली हैं, अल्फ़ाबेट्स मिले हैं, अलग अलग चित्र मिले हैं, जिनमें से हमने कुछ को ही अभी तक डिकोड कर पाया, पूरा डिकोड नहीं कर पाया, ठीक है। सो ये लिपि हुआ करती है जिसको भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं, जिसमें भाव हम चित्र के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट इसको कहा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी है क्या? नहीं है। चलिए, सो सामाजिक व्यवस्था की हमने यहाँ पे आपसे पूरी बात कर ली। ये देखो बर्तन माड़े आप देख पा रहे हो, ये मिले हैं ऐसे मिट्टी के बर्तन, ठीक है। तो अब ये पेंटेड भी है। इतनी अच्छी कलाकारी करेगा कौन यार? उस समय के लोग, मतलब 4500 साल पहले के लोग ये कर रहे हैं, तो यार विकसित नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बताओ, ठीक है। हमारे जैसे लोग हैं यार, इतनी अच्छी तो हम भी ना कर पाए भाई। हम मतलब मेरे को तो आदत भी नहीं है, लेकिन हाँ बड़े बड़े लोग, ठीक है। आजकल तो प्रिंटेड सारी चीजें आने लगी, और ये चीजें मिली हुई देखो आप ये मिट्टी की मूर्तियां, ये घोड़ा गाड़ी कहां से की? उस समय की ये सारी चीजें हैं जो हमें मिली हुई। तो अपने आप में जब देखोगे चीजें तो लगता है कि वाह यार, बात तो सही कह रहा हो कि यार ये विकसित होंगे तभी तो इतना कुछ कर लिया, नहीं तो कैसे कर पाते, है ना। सो यही विकसित नगरीय सभ्यता है जिसकी हम चर्चा करें। और ये मेन चीजें जो है ये कहाँ बड़ी बड़ी जगहों से मिली हुई हैं, और बाकी चीजें छोटी छोटी। तो मेन बड़ी बड़ी चीजें हमने मोहनजोदाड़ो से देखी। एक और चीज दिखा देता हूँ, चलो। मोहनजोदाड़ो में हम एक टिक लगा सकते हैं एटलीस्ट 80% में, ठीक है। दूसरी एक सिटी है, आपने नाम सुना होगा चनहुदड़ो। जैसे मोहनजोदड़ो है वैसे उसके पास में चनहुदड़ो है। चनहुदड़ो ऐसी जगह है, उस समय की ब्यूटी स्टेट उसको कहा जाता था, या ब्यूटी सिटी उसको कहा जाता था। जैसे आज के लंदन पेरिस है ना, न्यूयॉर्क, फैशन सिटीज,
वैसे उस समय की चनहूदड़ो। देखिए बाकी की 1500 साइट में मैक्सिमम साइट्स में हमें क्या मिला हुआ है, किलेबंदी मिली हुई है, यानी उनने पूरे नगर को घेरा हुआ है, पैक करा हुआ है। लेकिन चनहूदड़ो एकमात्र ऐसी जगह है जहां किलेबंदी नहीं है, मतलब जहां पे ऊंच नीच की ये विचारधाराएं नहीं होती। और ऐसी जगह कहाँ होंगी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में या फिर इन सारी जगहों में, फैशन स्टेट में, जहां कोई ऊंच नीच नहीं, कुछ नहीं, सब आ सके। ये तभी तो, क्योंकि वहां साक्ष्य जो मिले वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिले। भैया हमें पाउडर मिला है ना, काजल के साक्ष्य मिले हैं, लाली मिली है, लाली मतलब लिपस्टिक की बात कर रहे हैं, चूड़ियां मिली हैं, अलग अलग आभूषण मिले हुए हैं। तो वो सारी चीजें कहाँ मिली, वो ऐसी जगह पर मिली है चनहूदड़ो। अब 80% चीजों में जो भी कभी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात आ जाए, कहाँ, कंघी भी मिली हुई है यहाँ, है ना, चनहूदड़ो। बड़ी बड़ी चीजें आ जाए, मोहनजोदड़ो। ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ जाए, चनहूदड़ो। ठीक है, लोथल की बात कर ले, लोथल गुजरात में पड़ता है और गुजरात से सीधा कनेक्ट है वो कहाँ के लिए, पानी वाले रूट से लेके सीधा निकलता है कहाँ पे, आपके अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से सीधा कहाँ चले जाओगे आप, हमने बात करी थी कि इधर किनारे पे एक और वो पड़ रही थी सभ्यता, कौन सी, मेसोपोटामिया। सो वहां से व्यापारिक साक्ष्य मिले। व्यापारिक साक्ष्य, मेसोपोटामिया आधुनिक रूप से आज की बात करें तो ईरान इराक वाला क्षेत्र है। ईरान इराक वाला क्षेत्र आज आपने देखा होगा रेगिस्तानी क्षेत्र थोड़ा सा है, और वहां रेगिस्तानी क्षेत्र में क्या है कि भाई फसलें नहीं होती हैं क्या फसलें, तो भाई उनको कमी है। अब फसलें की कमी है तो वो क्या मंगाएंगे, क्या वो फसलें ही तो मंगाएंगे, अनाज मंगाएंगे ना। सो हम अनाज देंगे, हमारे जो व्यापारी हैं वो अनाज लेके जाएंगे और हम उनसे पैसे ले लेंगे। तो सबसे पहली चीज तो हमें मोहरें मिली है बहुत सारी, कहाँ, लोथल में। कौन सी मोहरें मिली हुई है, मेसोपोटामिया की। और मेसोपोटामिया में बहुत सारी मोहरें किसकी मिली हुई है, किसकी मिली हुई, सिंधु घाटी सभ्यता की। यानी आदान प्रदान हो रहा है, मोहरें मिल गई हैं यानी, और ऐसा नहीं कि एक दो मिल रही, पर्याप्त मात्रा में मिली हुई है। तो हमें यह समझ में आ जाता है कि यहाँ पे व्यापारिक कहीं ना कहीं गठबंधन थे या फिर व्यवहार चल रहे थे, व्यापार बहुत अच्छे से उन्नत अवस्था में था। अब भाई चूंकि हम यहाँ से क्या भेज रहे हैं, अनाज भेज रहे हैं, तो भाई जैसे पोर्ट है, ये बंदरगाह नगर है एकमात्र भारत का, लोथल उस समय का सिंधु घाटी सभ्यता का। तो भैया बंदरगाह है, अब वहां पे पोर्ट पे मतलब जहाजों में आप सामान भर रहे हो, अनाज वगैरह, तो गिरेगा ना कुछ, और गिरेगा तो आसपास जो है बहुत सारे अनाजों के साक्ष्य मिले, जैसे चावल के साक्ष्य हो गए, गेहूं के साक्ष्य हो गए हैं, जुते हुए खेतों के साक्ष्य हो गए। तो ये सारे साक्ष्य हमें कहाँ मिले हुए, यानी अनाज से रिलेटेड मैक्सिमम साक्ष्य कहाँ मिले हुए, लोथल में मिले हुए। कोई दिक्कत परेशानी किसी को। एक जगह है कालीबंगन, कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है, और राजस्थान में उसका नाम कालीबंगन क्यों रख दिया, क्योंकि काली चूड़ियां मिली हुआ। अब अंग्रेज लोग बोल तो पाते नहीं थे बैंगल बैंगल, और काली मिली है तो काली बैंगन, ठीक है, इसको नाम क्या पड़ गया, कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन में चूड़ियां मिली हैं और भी बहुत सारी चीजें मिली हैं, जैसे हमें वो मृत मूर्ति जो मिली थी वो हमारी, जो लास्ट में मैंने आपको ये कहाँ मिली थी, ये हमें कालीबंगन में मिली है। यहाँ पे मनके के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। मनके समझ रहे हो, मनके मतलब वो छोटे छोटे आभूषण बनाने वाले, ठीक है। सो मनके की फैक्ट्रीज मिली हुई हैं, अनाज के साक्ष्य भी मिले हुए हैं, जुते हुए खेत मिले हुए हैं। तो बहुत सारी चीजें हमें अलग अलग जगहों पे मिली हुई हैं। कोई दिक्कत परेशानी उस समय की। अच्छा, और भी कुछ साइट्स हैं जहाँ से हर कुछ मिलेगा। देखो यार, बर्तन भाड़े तो हर जगह से मिल रहे हैं, क्योंकि खुदाई में हमें चीजें मिल जाएंगी, मतलब प्रॉपर नहीं मिलेंगे पूरे, लेकिन टूटे फूटे अवस्था में उनको जोड़ा गया है, सारी चीजें करी गई हैं। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ठीक है। सो कभी ये मत सोचो कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा। आप चीजों को समझने की कोशिश करो, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। चलिए, सो यहाँ हमने सामाजिक व्यवस्था की बहुत अच्छे से बात कर ली है, मुझे लगता है। समाज के बाद हम आते हैं यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था। कहाँ आ रहे हैं, राजनीतिक व्यवस्था में आ रहे हैं। यहाँ और कुछ बचा, अरे भैया ये युगल साक्ष्य मिले पहली बार, मतलब सबसे पुराने साक्ष्य जो है, ये दफनाए जाने के साक्ष्य जो मिलते हैं ना, सो वो साक्ष्य युगल साक्ष्य हमें यहाँ पे मिले हुए, ठीक है। चलिए, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर लेते हैं किसकी, राजनैतिक व्यवस्था की। किसकी, राजनैतिक व्यवस्था या फिर इनके प्रशासनिक व्यवस्था की हम बात करें। सो यार देखो, एक चीज मैं सिंपल सा आपको बता देता हूं कि भाई सबसे पहली चीज जो होती है वो होता है एक फैमिली। निचले लेवल पे एक होती है फैमिली, यानी परिवार की हम बात कर रहे हैं। और ये जो परिवार होता है, परिवार में हमेशा कोई ना कोई हेड होता है, उसको हम बोलते हैं मुखिया। घर का जो मुखिया होता है, चाहे पिताजी हो चाहे दादाजी हो या कोई, तो हमारे हेड होते हैं, तो वो परिवार होता है। परिवार को मिलके ये चीज और आगे बढ़ जाती है, धीरे धीरे परिवार से वंश बनता है, और वंश से आगे जाके ग्राम बनता है, ग्राम से आगे जाके जन बनता है। ये प्रॉपर सुविधाएं जो हैं आपको धीरे धीरे आगे मिलेंगी। वैदिक काल के बाद आपको ये चीजें मिलना चालू हो जाएंगी, ठीक है। सो ये सारी प्रॉपर व्यवस्था है। अब यार हमारे यहाँ आज से ही हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, है ना। सो पुरानी अवस्था में अगर हम जाएं पहले की, तो भाई आज प्रशासन में बात करें हमारे यहाँ भारत में, तो कोई हेड होता है
जो रूल कर रहा है चीज़ों को, है ना, वो उसको हम क्या बोल देते हैं। अभी हमारे यहाँ जैसे राष्ट्रपति को प्रमुख रूप से बोलते हैं, लेकिन हेड कौन है, पीएम है, प्रधानमंत्री ही सारी चीज़ों को चलाते हैं। तो प्रधानमंत्री टाइप का व्यक्ति जो है वो उस समय भी रहा होगा, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। देखो हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सिंधु घाटी छोटी जगह हुआ करती थी, तो एक राजा टाइप का व्यक्ति हुआ करता होगा, बिल्कुल, क्योंकि जनता तो हो ही गई थी। सो सबसे ऊपर राजा हुआ करता था, केंद्रीकृत प्रशासन हुआ करता था राजा। अब राजा अकेले कुछ नहीं कर सकता, राजा अकेले कर सकता है कुछ नहीं कर सकता, वो बिना मतलब बोलते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो भाई वही चीज है कि राजा अकेले कुछ नहीं करेगा, उसको कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कुछ सहयोगी चाहिए होंगे, जिसको हम बोलते हैं मंत्री परिषद। क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मंत्री परिषद में अलग अलग मंत्री होते होंगे, अलग अलग विभाग होते होंगे, है ना। जैसे भाई आज के समय में हम बात कर लें, सबसे पहले तो एक पूरा प्रमुख विभाग होता है जो भाई रक्षा से रिलेटेड होता है कि नहीं होता है। सो राजनाथ सिंह का आपने नाम सुना होगा, राजनाथ सिंह हमारे क्या रक्षा मंत्री है। अब भैया ऐसी सारी चीजें क्या है, वहां भी रक्षा विभाग हुआ करता होगा, जिसका हेड जो है लड़ाई झगड़े के लिए सेनापति रखते होंगे ना। अच्छा, सलाह मशवरा के लिए किसको रखते हैं, प्रधानमंत्री टाइप का व्यक्ति सलाहकार जो हुआ करता था, है कि नहीं। सलाहकार अच्छे हो ना तो ऊपर तक जाओगे, और सलाहकार अगर खराब है तो कितना ही ऊंचे हो नीचे गिरा देंगे वो, ठीक है। तो सलाहकार मतलब अभी मोटा भाई टाइप के व्यक्ति है ना, जो भाई जब चाहे कि है आ रहे हैं भैया देख लेना, है ना। सो वो उथल पुथल स्थितियां करवा देते हैं। सो वैसे सलाहकार टाइप का व्यक्ति, प्रधानमंत्री टाइप का व्यक्ति। इसके अलावा उस समय सलाहकार जैसे है ब्राह्मण व्यक्ति को मान लिया जाता था, सारी चीजें जो पूरा आपको सलाह मशवरा राजा को दिया करता था। और बात कर ले तो वित्त की बात करें, कोषाध्यक्ष हुआ करता होगा। कोष का अध्यक्ष मतलब जो आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, इस टाइप का व्यक्ति जो पूरा का पूरा वित्त राजस्व की या कोष की सारी जानकारी और पूरा लेखा जोखा सारी चीजें रखता होगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, बताओ जल्दी बताओ भाई। हमने सारी बातें करी, इसी प्रकार से और भी लोग बाग होते भाई। एक सेना अध्यक्ष होता था, सेना अध्यक्ष जो था वो क्या कर रहा है, सेना को कमान संभाला। लेकिन सेना भी 3 प्रकार की होती होगी, एक पैदल सेना होगी ना, एक होती होगी कि घुड़सवार सेना होगी, एक तीरंदाज सेना भी हुआ करती होगी, है ना। सो सबके सेनापति और उन सेनापतियों का हेड सेना अध्यक्ष हो जाता है, ठीक है, इस टाइप से। और सबसे नीचे व्यवस्था में कौन है मंत्री परिषद के बाद, यही है हम जिनको हम बोलते हैं क्या, प्रजा, ठीक है। सो बिन प्रजा के कुछ नहीं होता, कितना ही कुछ हो जाए, राजा के लिए प्रजा आवश्यक है, नहीं तो राज्य किस पे करेगा, ठीक है। सो प्रजा ही वही होती थी जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन और सारी चीजों को मानने वाले होते थे। तो यही प्रशासनिक व्यवस्था इनकी या राजनीतिक व्यवस्था चलती थी इसी प्रकार से, जो आज भी भारत में चल रही है। हालांकि हमने लेवल थोड़े से इंक्रीजेस कर दिए हैं, यहाँ एक ही लेवल हुआ करता था, अभी तो भारत में 3 प्रकार के लेवल पड़ते हैं, एक केंद्रीय लेवल, एक राज्य लेवल और स्थानीय लेवल जिसको हम बोल देते हैं, है ना। सो उस समय एक ही केंद्रीकृत प्रशासन हुआ करता था, ये सारी जगह पे ये चल रहा था। कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी, राजनीतिक व्यवस्था समझ में आ गई कि नहीं आई, हाँ भैया चलो। सो आगे राजनीतिक के बाद हम बात कर लेते हैं आर्थिक व्यवस्था की। किसकी बात कर रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था की, ठीक है। सो आर्थिक व्यवस्था मतलब यहां हम शिल्प कला वाणिज्य व्यापार की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, शिल्प कला वाणिज्य और व्यापार, ठीक है। सो ये सारी चीजों में हमने कुछ चीजें आपको बता दी हैं, जैसे शिल्प हो गई, कला हो गई। शिल्प कला वगैरह हमने देखा कि यार वो मूर्ति मिली हुई है ना, कांसे की जो डांसिंग डॉल है जो आपको मैंने दिखाई थी, कांसे की मूर्ति, ठीक है, जो किसकी है, नर्तकी की, ठीक है, नर्तकी की मूर्ति है। इसके अलावा जो वो प्रतिमा मिली है हमें किसकी, राजा की या पंडित जी की, राजा की प्रतिमा जो मिली हुई है, इस टाइप की चीजें। और भी बहुत सारी मृत मूर्तियां मिली हुई है, मिट्टी की मातृ देवी की मूर्ति, और वो खिलौने वगैरह जो हमें मिले हैं। सो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ये देख सकते हैं खिलौने, ठीक है। साथ ही साथ जो हमने वो नगर की टाउन प्लानिंग वगैरह देखी है, वो सारी चीजें हमारी शिल्प और कला में आ जाती है। समझ में आई चीजें। तो ये बहुत उन्नत अवस्था में है, जो हमें साक्ष्य मिले बहुत सारे, भर भर के मात्रा में हमें साक्ष्य मिल गए। वाणिज्य और व्यापार की अगर हम बात करें तो वाणिज्य और व्यापार लगभग कई जगहों पे एक ही चीज मान ली जाती है, और कई जगहों पर इसका व्यापक अर्थ हो जाता है। लेकिन मेरा ये मतलब है कि वाणिज्य जो है वो हम छोटे लेवल पे कर रहे हैं और व्यापार बड़े लेवल पे कर लेते हैं। अब कैसे क्या है, वाणिज्य व्यापार का मतलब कॉमर्स की बात कर रहे हैं। अब चीजों को जब हम उगाएं, भाई व्यापार करोगे कब, क्या करोगे। एक बहुत ही सामान्य क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम्स में कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या हुआ करता था, क्या व्यवसाय क्या हुआ करता था।
प्रमुख व्यवसाय की यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है। किसकी बात चल रही है? प्रमुख व्यवसाय की। अब भैया प्रमुख व्यवसाय में ऑप्शन आ जाता है खेती या कृषि, पशुपालन, मछली पालन या व्यापार, ठीक है। सो बहुत सारे लोग व्यापार पे टिक करते हैं और बहुत सारे लोग कृषि पे टिक करते हैं। यहां ही ये क्या है कि अब मतभेद बन जाएगा। और कई बार मैंने ऐसा देखा है या नोटिस किया है कि छोटे लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें व्यापार को सही माना जाता है, बड़े लेवल की जो एग्जाम्स है वो कृषि को सही मानते हैं। तो ये क्वेश्चन अब आना तो बंद हो गया। लेकिन हाँ, क्यों जरूरी है, क्या है, इस क्वेश्चन को हमें समझना जरूरी है। देखो भाई, मेरा ये मानना है कि आप व्यापार करोगे, किसी भी चीज का व्यापार करोगे, अब किसी भी चीज का व्यापार करोगे तो उसके लिए सबसे पहले वो चीज होनी चाहिए ना। और वो चीज कैसे आएगी? कैसे आएगी? या तो उसको आप प्रोड्यूस करोगे या उसको मतलब उगाओगे या बनाओगे। और बनाओगे तो भी प्राइमरी प्रोडक्ट्स चाहिए जो कि कहीं ना कहीं उगाए जाएंगे या निकाले जाएंगे, किसी भी प्रकार की चीज। तो किसी भी चीज, भाई आपने क्या करा? खेती कर ली। चलिए, ये आपका फार्म है, फार्म में आपने खेती करी और खेती में अनाज हुआ, आपने गेहूं उगा लिया, 10 बोरे गेहूं उगा लिया आपने, मान लेते हैं ऐसा। 10 बोरी गेहूं उगाया और इसमें बोरे है ना 100-100 किलो गेहूं, 1000 किलो आपके पास गेहूं है। अब आपने देखा कि हमारे परिवार में 5 सदस्य हैं और हमें साल भर के लिए गेहूं लगेगा जो खाने के लिए, वो हो सकता है 5 बोरे लग जाए, हो सकता है 3 बोरे और हो सकता है 8 बोरे, ठीक है। अब भाई जब बचेगा अमाउंट, चाहे वो 2 बोरे हो, 5 बोरे हो, 3 बोरे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो बचा है उसका क्या करोगे आप? क्या करोगे? कुछ रख लोगे, चलो कि अगली बार बोने के लिए अपने पास बीज हो जाएगा, हाँ ये भी ठीक है। फिर भी बचा है थोड़ा बहुत, अब उसका क्या करोगे? तो उसी को ना बेचोगे ना, उसी को तो बेचोगे ना भाई। तो एक्सेसिव अमाउंट जब होगा तभी तो व्यापार करोगे, है ना। और उसके लिए आपको पहले प्राइमरी प्रोडक्ट तो चाहिए ना, खेती तो करनी पड़ेगी। या फिर किसी चीज को, आप मान लो सोने चांदी के आभूषण है तो सोना भी तो चाहिए उसके लिए, तो वो भी एक माइनिंग एक्टिविटी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी ही कहलाती है इनिशियल तौर पर, प्राइमरी एक्टिविटी, है ना। सो सबसे पहले चीज क्या होनी चाहिए? खेती के तौर पे या एग्रीकल्चर बेस्ड होती है हमेशा से। तो जब खेती होगी तो प्रमुख व्यवसाय क्या होगा? खेती होगा। और फिर बचे हुए जो लोग हैं खेती के बाद वो वाणिज्य व्यापार करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि 90% जनता व्यापार ही कर रही है, ऐसा नहीं होता, है ना, कभी भी नहीं होता। खेती प्रमुखता से की जाती है। तो खेती कई जगहों पे माना जाता है आंसर, कुछ जगहों पे व्यापार माना जाता है, क्योंकि व्यापारिक साक्ष्य भी हमें मिल गए। कहां से मिले? मेसोपोटामिया से मिल गए। अब मेसोपोटामिया ही क्यों, चलो देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये आयात निर्यात की चीज भी एक हम देख लेते हैं। आयात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिसको हम कहते हैं, आयात और निर्यात, ठीक है। आयात निर्यात मतलब किसी चीज को मंगाना और किसी चीज को भेजना। आयात होती है आना, किसी बाहरी जगह से आपके यहां चीज जब आ रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? आयात। और जब आपकी जगह से किसी बाहरी जगह पे चीज जा रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? निर्यात, ठीक है। आप भेजो, तो जो चीज आ रही है भाई, आयात की जो चीजें हैं, वो आयात की चीजों को क्या है वो हम ज्यादा देख नहीं रहे। लेकिन हाँ, निर्यात जो हम कर रहे हैं वो भी हम ज्यादा नहीं देख रहे। चलो भाई यार, ये बताओ मुझे कि आपको जो जरूरत है आप तो वही देखोगे ना, तो आप जो लोगे उसकी चर्चा करोगे। निर्यात का क्या है? वो तो जा ही रहा है, वो जिनको जो जरूरत है वो। तो आयात की चीजों पे हम, यानी इंपोर्ट की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हम एक्चुअली चीजें क्या ले सकते थे, क्या ले सकते। अब चलो एक छोटा सा उदाहरण, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे कि भाई आपको कोई बिजनेस करना है, मान लीजिए किसी भी चीज का बिजनेस करना है और वो चीज आपकी यहाँ प्रॉपर जहां से आपको बिजनेस करना है वहां अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या करोगे? क्योंकि बिजनेस तो उसी का करना है, तो क्या करोगे? वो मंगाओगे ना चीज आप। अब मान लीजिए एक जगह है जो आपके घर से 200 किलोमीटर दूर है और एक जगह है 500 किलोमीटर दूर है। अब दोनों जगह वो चीज मिल रही है, 500 किलोमीटर वाली जगह पे वो सस्ती मिल रही है और 200 किलोमीटर वाले पे महंगी मिल रही है। लेना है चीज आपको, कहां से लोगे? कहां से लोगे? 500 किलोमीटर दूर से ना, सस्ती पड़ रही है कि नहीं? सही बात है ना। 200 किलोमीटर से क्यों? क्योंकि पास पड़ रहा है। टाइम इज मनी ना भाई, समय का ही कीमत होता है और किसी का कीमत नहीं होती। जो पास पड़ रहा है वहीं से लोगे, है कि नहीं? कोई दिक्कत परेशानी, कोई डाउट तो नहीं है ना। चलो, तो अब देखो एक चीज मैं आपको समझा देता हूं भाई साहब। यहाँ पे ये हमारा क्या है? ये भारत है, ठीक है। भारत नहीं मतलब उस समय का सिंधु घाटी है। अब ये सिंधु घाटी वाली जो जगह है ये आपकी ये जगह है, ठीक है। ये यहां से हमने बना दी। चलो,
अब ये जो जगह है ये त्रिभुजाकार कहलाती है ना, मैं चौकोर बना रहा हूं लेकिन ये त्रिभुजाकार मानी जाती है। सीधा क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, कैसा क्षेत्रफल कैसा था, तो त्रिभुजाकार क्षेत्रफल कैसा। ठीक है, चलो अब ये जो पाकिस्तान है उस समय इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था आजादी के पहले तक। इसके बगल में आप देखोगे तो ये है आपका अफगानिस्तान वाला, और अफगानिस्तान के पास ईरान और इराक पड़ता है। ठीक है, और ये ईरान इराक वाले पोर्शन पे यहां है आपकी मेसोपोटामिया। क्या है? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया यानी पुरानी सभ्यता दुनिया की। ठीक है, इसको सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। ये है अफगानिस्तान ना। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। और ये है ईरान। ठीक है, ईरान पहले पड़ रहा है, फिर इराक पड़ रहा है, तो दूर तो जाओगे नहीं। अब मान लो कोई चीज अवेलेबल या तो घर पे हो तो घर के घर से ही ले लोगे, और नहीं है अवेलेबल तो क्या करोगे? अफगानिस्तान में देखोगे, अफगानिस्तान में मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली तो कहां जाओगे? फिर ईरान जाओगे ना। सिंपल सी बात है। तो भाई अब जैसे बड़ी बड़ी चीज, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे धातुओं की, सोना है। ठीक है, सोना है तो सोना कहां से लोगे? नहीं है आपके पास तो कहीं से तो लोगे। लेकिन हाँ, अभी बहुत अच्छी मूवी फेमस हो रही है एक, वो क्या नाम है उसका, KGF, है ना। KGF दूसरी आ गई, और KGF का फुल फॉर्म क्या है? KGF कोलार गोल्ड फील्ड, कर्नाटका में सोने की खान है, जगह का नाम है कोलार, और वहीं सोने की खान है इसलिए उसको क्या बोल दिया जाता है? कोलार गोल्ड फील्ड, और इसी का शॉर्ट फॉर्म है KGF, जो कहां पड़ता है? कर्नाटका में, इस जगह पे। ठीक है, सो भैया अब या तो आप क्या करोगे, ये ज्यादा पास पड़ेगा कि वो ज्यादा पास पड़ेगा? तो सोना कहां से लोगे? कर्नाटका से। कोई दिक्कत? सोना के बाद हम तांबे की बात कर लेते हैं, चांदी की तो करेंगे ही साथ में, चलो चांदी भी लिख देते हैं। ठीक है, टिन भी लिख देते हैं यहां पे। तांबे को कहां से लोगे? तांबा आपने नाम सुना होगा, एक तो मध्य प्रदेश में भी मिल जाता है ना। इसके अलावा राजस्थान में सबसे बड़ी खेतड़ी साइड बोली जाती है, खेतड़ी, घर के घर ही है तांबा। कहां से लोगे? खेतड़ी, राजस्थान से। चांदी और टिन, चांदी और टिन ये अपने यहां बहुत कम मिलते हैं, है ना। चांदी और टिन कम मिलते हैं, लेकिन हाँ अफगानिस्तान और ईरान दोनों में भरपूर मात्रा है। अफगानिस्तान और ईरान, तो भैया जहां से जिसको पास पड़ जाए वो वहां से ले लेगा, दोनों जगह मिलती है। लेकिन कोशिश हम यही करेंगे पास से ले, है ना। थोड़ा महंगा चलेगा लेकिन दूर जाना पड़ेगा, उससे तो अच्छा जल्दी भी मिल जाएगा और काम हो जाएगा। सो अफगानिस्तान ईरान दोनों जगह चांदी और टिन। अच्छा, आभूषण ये इसके अलावा कुछ चमकीले पत्थरों के भी बना रहे थे, जैसे एक को हम बोलते हैं लार्ज वर्थ मणि। लार्ज वर्थ मणि की बात कर रहे हैं, ये चमकीला पत्थर हुआ करता था। ठीक है, और एक होता है आपका टर्क्वाइस बोलते हैं उसको। ठीक है, सो वो भी एक चमकीला पत्थर है। अब ये बदख्शा से मिल जाता था, बदख्शा जो है वो अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, सो बदख्शा से आपने लार्ज वर्थ ले लिया। ठीक है, और टर्क्वाइस कहां से? ईरान में मिल जाता था, सो वहां से आपने ले लिया। तो ये सारी चीजें हैं आपकी इंपोर्ट वाली, कि भाई जहां जैसी अवेलेबिलिटी उसके हिसाब से, लेकिन कोशिश हम पास की ही करते हैं, भले थोड़ा सा महंगा पड़ जाए लेकिन टाइम की वैल्यू हो जाती है। सो ये इंपोर्ट चल रहा है। एक्सपोर्ट तो हम इनको अनाज और बाकी चीजें कर ही रहे थे। कहां पे, कहां कर रहे थे? सीधा का सीधा मेसोपोटामिया और सारी चीजें। कोई दिक्कत परेशानी? तो मुझे लगता है आर्थिक व्यवस्था आपको समझ में आ गई सिंधु घाटी। अब आर्थिक के बाद क्या बचा? महिलाओं की स्थिति की हमें बात करनी है। ठीक है, सो महिलाओं की स्थिति की अगर हम बात करें भाई साहब, महिलाओं की स्थिति। ठीक है, सो महिलाओं की स्थिति की अगर हम बात करें, आज की महिलाओं की कंपैरिजन की बात कर लें, तो आज भारत में जो महिलाओं की स्थिति है वो मुझे नहीं लगता बहुत अच्छी है, तभी तो हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता के समय की अगर हम बात करें, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज हुआ करता था, समाज जो था वहां का, जैसे आज का जो समाज है उसको हम पुरुष प्रधान समाज कहते हैं। पुरुष प्रधान मतलब जो घर में हेड होते हैं, मुखिया होते हैं, वो पिताजी, दादाजी, इस टाइप के लोग पुरुष होते हैं। लेकिन उस समय का समाज जो था वो समाज हुआ करता था मात्र सत्तात्मक। ठीक है, मात्र सत्तात्मक मतलब यहाँ पे महिला प्रधान समाज हुआ करता था। महिलाएं हेड हुआ करती थी किसकी? घर की मुखिया। उनके जो निर्णय है उसको बहुत अच्छे से परखा समझने के बाद वो निर्णय करती थी, और जो सभा समितियां होती थी उस समय की, जो मतलब पूरे गांव को या नगर को चलाने वाली, उनमें भी महिलाओं की अहम भूमिका होती थी। उसमें डिस्कशन का टाइम भी उनको दिया जाता था, डिस्कस करती थी, और अगर कोई चीज मान्य है तो उसको माना भी जाता था।
समझ पा रहे? तो मात्र सत्तात्मकता हुआ करती थी, यानी आज तक की जितनी है, इसके बाद की जो भी समाजें आएंगी उनमें सबसे अच्छी स्थिति महिलाओं की अगर थी तो मैं और बाकी के विद्वान मानते हैं वो महिलाओं की कब हुआ करती थी? सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ करती थी। कैसे कैसे? तो भैया हमने ये देखा कि एक तो सती प्रथा जो आजकल चलती थी, अब तो नहीं है ना, वो प्रथा हमने खत्म करवा दी भाई, राजा राम मोहन राय 1829, ठीक है। सो सती प्रथा खत्म हो गई। नहीं तो क्या किया जाता था कि सती बना के आपको वही पति की लाश के साथ जिंदा जला दिया जाता था, है ना। तो ये सती प्रथा हुआ करता है। ये यार ये मतलब हिंदू मान्यताओं में कुछ अलग प्रकार की प्रथा हुआ करती थी, लेकिन इसको बाद में तोड़ मरोड़ के अलग पेश कर दिया गया। देखिए क्या है, सती प्रथा के साक्ष्य की अगर हम बात करें तो महाभारत काल में मिल जाता है। महाभारत में आपने नाम सुना होगा पांडवों का, सुना है ना, 5 पांडव हुआ करते थे। तो 5 पांडव में जो 3 पांडव बड़े थे उनकी माँ तो कौन हुआ करती थी? कौन हुआ करती? कुंती हुआ करती थी ना। और दूसरी जो थी, दूसरे जो नकुल सहदेव थे, उनकी दूसरी माँ हुआ करती थी माधवी हुआ करती थी, और इनके पिताजी का नाम था पांडु। सो पांडु जब एक्सपायर हो जाते हैं, और जब वो एक्सपायर होते हैं तो उनकी जो छोटी पत्नी है वो उनके साथ ही क्या कर लेती हैं? समाधि में विलीन हो जाती है, मतलब वो सती हो जाती हैं और एक्सपायर हो जाती है उन्हीं की। तो इस टाइप के साक्ष्य। लेकिन ये चीज हुआ जो करती थी वो खुद की सेल्फ वर्थ पे स्टार्ट होती थी, मतलब खुद की समझदारी पे, और सारे निर्णय खुद से हुआ करते हैं। बाद में हिंदू मान्यताओं के इसको जबरदस्ती कर दिया कि महिलाएं तो किसी और काम की है नहीं, पति एक्सपायर हो गया तो अब क्या करना है, इसको इसी चिता में जला दो। तो वो जो कुप्रथा हो गई थी प्रथा की जगह, वो गलत थी, जिसको हटाना भी जरूरी था और उसको हटा दिया गया। तो सती प्रथा के साक्ष्य पुराने समय मिल जाते हैं, अभी तो ऐसा भारत में भी नहीं चलता। और उस समय की साक्ष्यों की बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के, तो सिंधु घाटी में भी साक्ष्यों के तौर पे सती प्रथा तो नहीं मिलती, यानी हमारे समय जैसा ही काम सती प्रथा का चल रहा है। सती प्रथा के अलावा अगर बाल विवाह की बात करें, किसकी? बाल विवाह भी एक कुप्रथा मानी जाती है, बचपन में शादी कर देने वाली। सो बाल विवाह अभी फिलहाल है भारत में, है कि नहीं? देखो यार, नीतियों के तौर पे तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि कई कई जगहों पे इसको प्रैक्टिस किया जाता है। सो बाल विवाह भी ऐसा ही कुछ एक प्रथा है, कुप्रथा है जो चलती है, कम मात्रा में चलती है। साक्ष्यों की बात करें तो वहां भी साक्ष्यों की अवेलेबिलिटी है नहीं इतनी, तो हम भी मान लेते हैं कि साक्ष्यों की अनुपस्थिति में ऐसा विद्वान बोल देते हैं कि निष्कर्ष निकालते हैं कि बाल विवाह ना रहा होगा या लिमिटेड एडिशन होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और किस टाइप की कोई प्रथा है जो बहुपत्नी विवाह जो चलता है, सो वहां बहुपति विवाह भी होता था उस समय तक, एक आध दो साक्ष्यों की बात करें तो, ठीक है। सो ये इस प्रकार से हम अगर बात करें तो महिलाओं की बहुत अच्छी स्थिति फाइनली निष्कर्ष था, हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ करती थी। तो भाई साहब हमने जो बातें कर ली सारी की सारी, सामाजिक व्यवस्था हो, आर्थिक, राजनीतिक, महिलाओं की स्थिति, सबकी बात कर ली, धार्मिक व्यवस्था की बात कर ली। इस वीडियो में ये ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पतन की बात करेंगे और जो स्मरणीय तथ्य हैं, कुछ जरूरी तथ्य हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.